एक ही घर में कहीं पर 46, कहीं पर 68 तो कहीं पर 80 वोटर्स मिले। बूथ पर सीसीटीवी तो लगा था पर उसकी मेमोरी कार्ड ही गायब थी। जो मर गए हैं उनको लिस्ट में शामिल कर लिया गया और जो जिंदा है उन्हें मार दिया गया। बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद बीएलओ के साथ मिलकर वोटर लिस्ट को ऑन कैमरा, बंगाल में तो बोलते हैं आप यहां सिग्नेचर कर दो, बटन हम दबा लेंगे। अमित शाह ने खुद अपना कॉलेज का पहला इलेक्शन इसी तिकड़म से जीता था। यूपी में मुस्लिम्स, यादव और कुर्मी बीएलओस को हटाकर अपोजिशन पार्टीज के फेवर में जो बैलेट बॉक्स थे वो तालाबों में और गटर्स में पड़े मिले। बल्कि बोली लगाई जाती थी कि जो ज्यादा पैसे दे दिया उसी पार्टी के लिए बूथ लूटा जाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 24 में जस्टिस सिन्हा ने हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया। उस समय बिहार में जितने डकैत गिरोह चलते थे उनको लालू यादव का सीधा संरक्षण मिला हुआ था। इस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर तक ने दबा दिया था। देखिए, कभी कभी ये डेमोक्रेसी नाम का फेस्टिवल एक स्क्रिप्ट बन के रह जाता है जो पहले से ही लिखी जा चुकी होती है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाले खुलासे किए जिसमें उन्होंने वोटिंग फ्रॉड्स का एलिगेशन लगाए और इसे वोट चोरी का नाम दिया। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि कर्नाटक के महादेवापुर असेंबली सेगमेंट में 5 अलग अलग तरीकों से 1,250 वोट चोरी हुए हैं, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस, एक ही एड्रेस में बल्क वोटर्स, इनवैलिड फोटोज और फॉर्म 6 का मिसयूज शामिल है। इन सब के ढेरों एग्जांपल्स दिए गए। एक ही आदमी का 4 अलग अलग बूथ पर नाम था। अब उसने चारों जगह वोट डाला या नहीं ये तो वेरीफाई नहीं हो सकता, पर उसका नाम है ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक ही घर में कहीं पर 46, कहीं पर 68 तो कहीं पर 80 वोटर्स कैसे हो सकते हैं? घर का ऑनर कह रहा है कि लोग आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम क्यों नहीं हटाया? इलेक्शन कमीशन के बीएलओ ऑफिसर जो उसी एरिया के होते हैं, क्या उन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया था? या फिर उन ऑफिसर्स ने 80-80 लोगों को एक ही कमरे में देख लिया था? उन्होंने ये कैसा इलेक्टोरल रोल बनाया? जिस एड्रेस पर वोटर आईडी बन ही नहीं सकता, कॉमर्शियल एड्रेस है, उस एड्रेस पर कैसे बन गया? और अगर बन भी गया तो बीएलओ ऑफिसर्स ने उसे वेरीफाई क्यों नहीं किया? हजारों लोगों के फेक एड्रेसेस कैसे? हाउस नंबर 0 कैसे? ईसीआई के मैनुअल में लिखा है कि जो होमलेस हैं, सड़क पर सोते हैं, उनको बीएलओ रात में 1 से ज्यादा बार चेक करता है और फिर वही एड्रेसेस अलॉट करता है। पर बिहार के निदानी गांव में तो सबके पास घर था, फिर भी गांव के पूरे 947 वोटर्स का एक सिंगल हाउस नंबर कैसे हो सकता है? क्या पूरा गांव ही एक ही घर में रहता है? ईसीआई के मैनुअल में ये भी लिखा है कि अगर ईआरओ ऑफिसर यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगता है कि कोई दिक्कत हुई है तो किसी भी चीज को डिलीट या करेक्ट कर सकता है बिना किसी एफिडेविट या शपथ पत्र के। देखिए, लोकतंत्र अंधेरे में नहीं मरता, लोकतंत्र दिन दहाड़े मरता है। जब करोड़ों लोग मान लेते हैं कि उनका वोट चोरी हो रहा है और कुछ भी नहीं बदलेगा। हजारों लोगों के फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम्स की जगह ऊल जलूल नाम लिखा है। अब शकुन रानी ने भले ही कहा कि वो एक ही बार वोट डाली है, पर 2 वोटर आईडी है ही क्यों? और क्या गारंटी है कि दूसरे वाले वोटर आईडी का मिसयूज नहीं हुआ होगा? अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये चीज चल रही है या नहीं तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में पता कीजिए। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका 2 जगहों पर वोटर आईडी बना होगा और उसमें भी कई लोग दोनों जगह वोट डालते होंगे। अब जिसकी फोटो ही नहीं उनका क्या कहें? ये जो सारे तरीके बताए गए हैं, इन सब का मिसयूज कितने बड़े लेवल पर होता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन डेटा और रिकॉर्ड को मैनेज करने में शायद इनकॉम्पिटेंट है, ये सबको पता था, पर इस लेवल पर ये पहली बार ऐसे सामने आया है। अब इन्हीं सब गलतियों को दूर करने के लिए बिहार में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पर ये गलतियों को दूर करने के बजाय उसे बढ़ा रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें एक भी वोटर को ऐड नहीं किया गया और 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। 80,000 वोटर्स को फेक एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड कर दिया गया। इस एसआईआर में भी सही से फोटोज नहीं है। जो मर गए हैं उनको लिस्ट में शामिल कर लिया गया और जो जिंदा हैं उन्हें मार दिया गया। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जिंदा लोगों को पेश कर दिया जिन्हें डेड कंसीडर कर लिया गया था। क्विंट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में एक पैटर्न नोटिस किया। 2024 लोकसभा इलेक्शन में 40 में से 24 सीट्स में जितना विक्ट्री मार्जिन था उससे भी ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। आप इसे ऐसे
समझिए कि बेगूसराय लोकसभा सीट में जीत का अंतर 81,000 था और इस सीट पर एसआईआर के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को रिमूव कर दिया गया, जो इलेक्शन रिजल्ट्स में डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते थे। अगर आप सर्च करेंगे तो ढेरों ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि लोग वही हैं, सही सलामत हैं, फिर भी नाम काट दिया गया। इन सब चीजों को देख के न्यूट्रल लोग भी अब कहने लगे हैं कि पूरी दाल भले ही काली ना हो, पर दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीएलओ के साथ बैठी हैं और वोटर लिस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जबकि वहां पर उनका कोई काम नहीं था। देखिए, वोटिंग में धांधली हर जगह होती है, पर ना कोई बोलता है और ना ही कोई मान सकता है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया और ये पता ही इसीलिए चल पाया क्योंकि उसने हीरोगिरी के चक्कर में अपना वीडियो बना लिया था। मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी के लिए अकेले 6 बार वोट डाला। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो ये नेताओं की तरह ही अपने पुराने बयान से पलट गए। नहीं, हमारे परिवार के 6 जने लेके जा रहा है। अच्छा, ज्यादातर चीजें वेरीफाई की जा सकती हैं अगर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, पर इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने के टाइम को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया। और ईसीआई चीफ ने फिर से उलझुल बात करते हुए बोला कि क्या अपनी माताओं, बेटियों चाहे किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पर कोई नहाने का वीडियो नहीं मांग रहा है। कहाँ टीएन शेषन थे और उनके रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स, और कहाँ हमारे ज्ञानेश कुमार जी। इलेक्शन चीफ को कोई ये समझाए कि इसी सीसीटीवी से चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में की गई धांधली पकड़ी गई थी। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही अच्छा काम कर रही है तो इस काम का प्रचार अपनी वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट करके क्यों नहीं करती? लोग अपने घरों में बैठ के मीडिया की बकवास की जगह पूरी वोटिंग देखेंगे। सारी जनता अपने अपने बूथ की सीसीटीवी फुटेज देख लेगी। आप सोचिए क्या लेवल रहेगा ट्रांसपेरेंसी का। पर जहां हर आदमी गोपनीयता की शपथ लेता है तो उसका ट्रांसपेरेंसी से क्या ही मतलब। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेम एलिगेशंस लगाए थे। इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ 5-6 जगहों की बात कही, तो पूरे देश में कितने बड़े लेवल पर ये चल रहा होगा। आप देखिए, इस इंसिडेंट के बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि ये नेता जीत जाता, ये पार्टी हार गई, वो पार्टी जीत जाती। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी जीत कब होगी। लोगों को खुद से ज्यादा इन नेताओं की चिंता है। जनता अभी भी नागरिक नहीं बन पाई है। आदित्य त्यागी की रिपोर्ट में ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस के लिए बूथ लूटा था, पूरा कब्जा ही कर लिया करते थे। हम ही लोग लूटते थे, हम खुद लूटे थे। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। लालू जी लुटवाते थे, वो तो कांग्रेस 60 है था। देखिए, ये जो सर्कस चल रहा है बिल्कुल उसी फिल्म की तरह है जिसमें हीरो के जीतने से ऑडियंस को लगता है कि वो भी जीत गए हैं, पर इन नेताओं के जीतने से अगर जनता का भला होना होता तो अब तक हो चुका होता। दरभंगा से एमपी रहे कीर्ति आजाद, जो उस वक्त कांग्रेस में थे, उन्होंने 2019 में खुद एडमिट किया था कि कांग्रेस वर्कर्स द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जाती थी। उनके फादर भगवत झा के लिए और खुद उनके लिए भी, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं हुआ करती थी। बाद में वो फिर पलट गए कि मेरा मतलब बूथ मैनेजमेंट से था। देखिए, सच बात तो ये है कि अभी भी ज्यादातर लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए। उनको इलेक्शन फ्रॉड और रिजल्ट्स में हेर फेर से कोई मतलब नहीं है और ना ही उनको ये समझ आता है। मेगा सिटी बनने वाली जा रही है, ये जो इसके बारे में आपने क्या सुना है, क्या कहते हैं आपको? साहब, अब मेगा सिटी से हमारे कोई मतलब नहीं है। हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, मजदूरी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं साहब। क्या चाहिए बारू? कुछ 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ 2 वक्त की रोटी और लेने के लिए घर चाहिए, बहुत हो गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उनको इससे क्या ही मतलब। और इसी चीज का फायदा उठाकर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जनता का शोषण कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को किस तरीके से फेवर कर रही है, ये बात नाली की गैस से चाय बनाने जैसी कठिन भी नहीं है। लास्ट ईयर यूपी बाई इलेक्शन में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होने थे, जिसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्क्रोल ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें ये पता चला कि बड़े नंबर पर मुस्लिम, यादव और कुर्मी बीएलओस को हटा दिया गया था। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि बीजेपी यूपी में लोकसभा इलेक्शन में 30% सीट्स हार गई थी और उसका रीजन उन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कोऑपरेट नहीं किया था। इसीलिए अगले बाई इलेक्शंस को जीतने के लिए सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही 200 बीएलओस को चेंज कर दिया गया। 181 आउट ऑफ 436 पोलिंग स्टेशंस में चेंजेस हुए, जिसमें 85 मुस्लिम्स थे और इन 85 मुस्लिम्स की जगह 78 हिंदू बीएलओस को रखा गया। और इन सबके बाद कुंदरकी में मुस्लिम बीएलओस 128 से घटकर 56 रह गए। उससे पहले
मथुरा में भी मुस्लिम्स का कहना था कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है और कोई कंप्लेंट भी नहीं सुनी जा रही। ये सब तरीके तो हैं ही, पर इसके अलावा भी चुनाव जीतने के लिए कितने तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। जैसे जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई की बुक 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया में अमित शाह का एक किस्सा मिलता है जब वो अपना पहला कॉलेज इलेक्शन ABVP से लड़ रहे थे। सिनारियो कुछ ऐसा था कि अपोजिशन की फीमेल कैंडिडेट जो NSUI की थी, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि कॉलेज इलेक्टोरल में फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा थी और ये बात अमित शाह को बहुत अच्छे से पता थी। इसीलिए उन्होंने एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। टेलीफोन डायरेक्टरी से लड़कियों के घर के नंबर निकाले और उनके घर में टेलीफोन घुमाया। उनके पेरेंट्स को बोला कि कल यानी इलेक्शन के दिन आप अपनी बेटियों को कॉलेज मत भेजिएगा, खतरा हो सकता है। और हुआ भी ऐसा ही, लड़कियां कॉलेज आई नहीं और उनका वोट NSUI को पड़े नहीं और अमित शाह अपना पहला इलेक्शन जीत जाते हैं। देखिए, नेताओं का काम ही होता है चुनाव में तिकड़म बिठाना, पर टैक्टिक्स और फ्रॉड में बहुत अंतर होता है। और वही हुआ बंगाल में। कहीं पर लोग 2-2 बार वोट डाल रहे हैं तो कहीं पर लोगों को एक बार भी वोट नहीं डालने दिया जाता। बोलते हैं आप यहाँ सिग्नेचर कर दो, बटन हम दबा लेंगे। बंगाल में ये सब अभी भी हो रहा है, पर ऐसी चीजें छपती नहीं है। लोगों ने मुझे ये खुद बताया है। अब 2023 में बंगाल पंचायत इलेक्शन में खुलेआम धांधली हुई। ये चुनाव सिस्टमेटिक इलेक्टोरल फ्रॉड की एक केस स्टडी है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और CPIM तीनों ने मिलकर TMC के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे विथ ऑल द रिक्वायर्ड फुटेज एंड प्रूफ्स। वीडियो ऑफिसर्स ने कलकत्ता हाई कोर्ट में खुद ही एडमिट किया था कि बैलेट पेपर छीन लिए गए थे। आप पूरी हियरिंग सुन सकते हैं। कांग्रेस ने खुद कहा था कि वीडियो ऑफिसर्स ने पूरी कोशिश की TMC को जिताने की। अपोजिशन पार्टीज के फेवर में जो बैलेट बॉक्स थे वो तालाबों में और गटर्स में पड़े मिले। ये आदमी तालाब में बैलेट बॉक्स फेंक रहा है, यहाँ पर नाली में पड़ा है। ये लड़का बैलेट बॉक्स चुरा कर भाग रहा है। बूथ में CCTV तो लगा था पर उसकी मेमोरी कार्ड ही गायब थी। कहीं पर टोटल वोट्स 1422 थे जिसमें 1196 लोगों ने वोट डाला था, पर कमीशन की वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें 1522 वोट्स पड़े थे। मतलब जितनी वोटर्स की टोटल पॉपुलेशन थी उससे 100 वोट्स ज्यादा पड़ गए। CPIM ने भी कहा था कि TMC लीडर्स, वीडियो ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी लगी थी ये सब मिलकर मैनेज कर रहे थे और ममता बनर्जी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। बीजेपी ने भी कहा था कि ऑफिसर्स TMC की विक्ट्री इंश्योर करना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस चुनाव में इस लेवल की बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस हुआ था कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नॉर्थ बंगाल में स्कूल के बाहर लोकल्स को 273 ब्लैंक बैलेट्स मिले। हावड़ा में CPIM के फेवर वाले बैलेट सीवेज ड्रेन से रिकवर किए गए। जो सिर्फ 3 वोट से हार गए थे उनके फेवर्स वाले बैलेट्स बाहर पड़े मिले। अगर वो काउंटिंग हो जाती तो वो इलेक्शन जीत जाते। वीडियो ऑफिसर्स ने खुद कहा था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डायरेक्ट ममता बनर्जी से कम्युनिकेट करते थे और उन पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था। जब लोग सुबह वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि वोटिंग रात में ही हो चुकी थी। और सिर्फ यही पंचायत इलेक्शन ऐसा नहीं है, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लगभग हर जगह लोकल इलेक्शंस में कुछ न कुछ मैनिपुलेशन जरूर देखने को मिलेगा। ये सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, आम जनता की, जिन्हें आजादी से लेकर अब तक हर चुनाव में ठगा गया, लूटा गया और इस्तेमाल किया गया। बिहार के बेगूसराय में 1957 के जनरल इलेक्शन में देश का पहला डॉक्यूमेंटेड बूथ कैप्चरिंग हुआ था और तब से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक नहीं थमा। बस इतना चेंज हुआ है कि पहले बूथ कैप्चरिंग कहा जाता था और अब बूथ मैनेजमेंट कहा जा रहा है, बाकी काम वही हो रहा है। फिर 1970s और 80s तक बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एंटरप्राइज बन चुका था। फिर प्रोफेशनल गैंग्स आने लगे, पर उनका किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं था, बल्कि बोली लगाई जाती थी, जो ज्यादा पैसे दे दिया उसी पार्टी के लिए बूथ लूटा जाता था। ये ग्रुप्स बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस किया करते थे और उनकी साइंटिफिक रिगिंग टेक्निक्स इतनी बढ़िया थी कि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर आता है एक बहुत बड़ा केस। ये केस न सिर्फ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को हाईएस्ट लेवल पर एक्सपोज करता है, बल्कि इमरजेंसी को भी जन्म देता है, जो इंडियन डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड था। 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में बरेली से इंदिरा गांधी और सोशलिस्ट लीडर राज नारायण के बीच बहुत बढ़िया फाइट चल रही थी। राज नारायण जी अपनी जीत को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने रिजल्ट्स आने से पहले ही एक विक्ट्री रैली तक कर डाला था, लेकिन जब रिजल्ट्स आया तो वो चुनाव हार जाते हैं। पर उनको इस
रिजल्ट पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस इलेक्शन को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल कर दिया। राज नारायण ने एक्यूज किया कि इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को वायलेट करके जीता है और अपने इलेक्शन कैंपेन में कई गवर्नमेंट ऑफिसर से मदद ली, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस और लोकल पुलिस भी शामिल थी। इसके अलावा गवर्नमेंट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया। अपने कैंपेन में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए लिकर और ब्लैंकेट्स तक बांटे, जिसके चक्कर में जो 35,000 रुपए की लिमिट थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन सभी आरोपों में से सिर्फ 2 को ही वैलिड माना, जिसमें पहला था लाउड स्पीकर, स्टेज और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलीगल यूज करना और दूसरा गैजेटेड ऑफिसर यशपाल कपूर का एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मिस्टर कपूर ने अपने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किए बिना ही इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट का काम किया था। और इन्हीं आरोपों के बेसिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 24 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया। इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि उन्हें अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और वो अब अगले 6 साल तक किसी भी इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न करते हुए इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। पर यह केस हमेशा के लिए ही डॉक्यूमेंटेड हो चुका था, जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दिया गया था। और मिल गया एक एग्जाम्पल जिससे अभी की गवर्नमेंट की गलतियों को जस्टिफाई किया जा सके, पर रियलिटी में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही समय समय पर चुनावों में धांधली चलती रही और डेमोक्रेसी लुढ़कती रही, और फिर इलेक्शन फ्रॉड की बात हो और बिहार का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, डेथ, रीपोल्स, इन सब में बिहार बहुत आगे था। स्पेशली लालू राबड़ी ईरा में बिहार इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का एपी सेंटर बन चुका था। ना जाने इस पर कितनी ही किताबें, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। ये मुद्दा एक अलग सेपरेट वीडियो डिमांड करता है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो अभी आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, जैसे ये एक क्लिप है। ये 1998 की तस्वीर है, जब बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। कैसे होती थी वो तस्वीर आप खुद देख लीजिए। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार चौधरी। वेबसाइट के आर्काइव्स में ढेरों वीडियोस पड़े हैं, इतना खुलेआम माहौल था। बिहार पॉलिटिक्स में क्रिमिनल एंट्री को 3 टाइम स्पेसेस में देखा जा सकता है। पहला 1952 टू 67 जब कांग्रेस सत्ता में थी, इस बीच पर्दे के पीछे जनता को आतंकित किया जाता था। दूसरा 1967 टू 72 जब कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है, और इसी बीच क्रिमिनल एक्टिविटीज, वायलेंस, बूथ लूट और भी बहुत सारे अनफेयर मीन्स का खुलेआम इस्तेमाल होने लगा। पर असली खेल शुरू होता है 1977 के बाद, जब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वायलेंस होने लगा। सैकड़ों लोग घायल होते, मारे जाते, पॉलिटिकल ग्रुप्स और क्रिमिनल्स एक हो गए थे, और नेता बनने के लिए क्रिमिनल बनना एसेंशियल हो गया था। और तभी से फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ने लगी। सिचुएशन ऐसी कि 10-12 हत्याएं रोज होने लगी। ये सब रिपोर्टेड फिगर्स हैं, एक्चुअल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा थे। 1985 के असेंबली इलेक्शन में 1370 वायलेंस एक्टिविटीज देखने को मिली, और उसके बाद कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें बड़े लेवल पर धांधली ना हो। पर लालू की सरकार में 1999 के मिड टर्म जनरल इलेक्शन में पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके थे। 452 वायलेंस एक्टिविटीज रिपोर्ट्स किए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल होते हैं और मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल। 23 साल बाद 2001 में पंचायत इलेक्शन होते हैं। लाठी, डंडे, बंदूक छोड़िए बॉम्ब तक फोड़े जाते हैं, और केवल सरकारी आंकड़ों में रिकॉर्ड 196 लोग मारे जाते हैं। एक्चुअल नंबर्स का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। बिहार स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय बिहार में जितने डकैत गिरोह चलते थे, उसमें से लगभग 1/3 को लालू यादव का सीधा संरक्षण मिला हुआ था। और इस रिपोर्ट को गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर गुजराल तक ने बाहर नहीं आने दिया था। अलग अलग जगहों में बूथ कैप्चरिंग साइंटिफिक तरीकों से की जाने लगी। आप पॉज करके ये तरीका पढ़ सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग हर जगह होती थी, पर बिहार में सिचुएशन अनबियरेबल होती थी। स्थिति ऐसी थी कि आप चुनाव ही नहीं जीत सकते थे बिना गुंडों और बंदूक के सपोर्ट के। 1990s को बिहार के इलेक्टोरल हिस्ट्री में मोस्ट वायलेंट ईयर्स कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि इस पीरियड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पेशल मेंशन किया जाना चाहिए। 2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था
तब पहली बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था, पर ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करके न्यू टेक्नोलॉजी को भी हाईजैक कर लिया जाता था। वोटिंग शुरू होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही लोकल पार्टी के गुंडे मशीन ही कब्जा कर लिया करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट तक हो जाया करते थे। इस नए तरीके को बूथ मैनेजमेंट कहा जाने लगा। धमाकों के तुरंत बाद लालू यादव के साले सुभाष यादव ने कहा, ये बीजेपी वाले गरीबों को डराकर वोटिंग रोक रहे हैं, और उनके जाते ही खुद आरजेडी वर्कर्स ने बूथ पर सीधा कब्जा कर लिया और वोटर्स को फोर्सली आरजेडी का बटन प्रेस कराया गया। जब कोई वोटर्स नहीं था तो खुद ही बटन दबाकर वोट डाले गए। देखिए, इन सब से यही पता चलता है कि चाहे नतीजा भले ही किसी पार्टी के फेवर में चला जाए, पर यहाँ हारती हमेशा जनता ही है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ा या नहीं, ये आप बताएंगे, पर इन नेताओं के बच्चे प्राइवेट जेट तक जरूर पहुंच गए। मेरे वो दोस्त जिनको गवर्नमेंट के सारे नेताओं में सिर्फ नितिन गडकरी ही ईमानदार लगते थे, वो दोस्त भी अब कहने लगे कि हमारे ऑब्जर्वेशन में ही कमी थी। नितिन गडकरी कहते हैं कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता है। वो अपनी ही बात को प्रूव करते हुए जनता को मूर्ख बना गए और अपने बच्चों को बिलियनर बनाने में लगे हुए हैं। और इन सब के बीच मीडिया अपना जवाब गांधी, नेहरू, अंबेडकर और औरंगजेब से मांगती रही। बस रह गया तो राजनीति और धर्म के बीच फंसा आम जनता का सवाल। मैंने कहीं ये कोट पढ़ा था, If you do not read newspaper, you are uninformed. But if you read newspaper, you are misinformed.